दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। तो आज हम लोग इस वीडियो में गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और इसका व्यंजक क्या होता है और ये इसका व्यंजक कैसे प्राप्त होता है, ठीक है ना। इन सबको हम जो है आज इस वीडियो में बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखा जाए। यहाँ पर हमने लिखा है कि यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है। पहला होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो है सबसे पहले गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होती क्या है। आइए देखा जाए। चलिए अब हम लोग यहां पर डालेंगे हेडिंग गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यहां लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। हम लोग यहां पर सबसे पहले गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो यहां पर इस वीडियो में आज हम लोग बहुत ही सुंदर तरीके से गतिज ऊर्जा के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग यहां पर हेडिंग डालते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इसकी अंग्रेजी होती है काइनेटिक एनर्जी। KINETIC, काइनेटिक एनर्जी। देखिए गतिज ऊर्जा नाम से स्पष्ट है। गति, गति की वजह से ऊर्जा, गति में होने की वजह से ऊर्जा। देखिए आइए हम लोग इस गतिज ऊर्जा को लॉजिक से समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही हवा में गति आ जाती है तो उस गति के कारण हवा पेड़ को गिरा देता है, बिजली के खंभे को गिरा देता है, माने तमाम प्रकार का नुकसान कर देता है। यानी कि गति की वजह से, गति के कारण ही उस वायु में, उस हवा में कार्य करने की क्षमता आ जाती है। जब तक वायु में कोई गति नहीं होती है तब तक पेड़ नहीं गिरता है। पेड़ तभी गिरता है जब वायु में गति आ जाती है। तो देखिए जब वायु पेड़ गिरा देता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वायु ने काम किया। कौन सा काम किया? वायु ने पेड़ गिराने का काम किया। लेकिन पेड़ गिराने का काम ये वास्तव में आया क्यों? क्योंकि वायु में गति आई और गति के कारण उस वायु में गतिज ऊर्जा आ गई। तो किसी वस्तु में गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। जैसे अगर कार जा रहा है, कार, तो जब कार जा रहा है तो मान लीजिए कि सामने कोई बाइक खड़ी है, तो कार जब जा रहा है तो कार जा करके उस बाइक को ठोकर मार दिया, ठक्कर मार दिया। यानी कि ठक्कर मारने का काम किया कौन? कार। क्यों? क्योंकि कार जो है वह गति की अवस्था में था। अगर कार स्टॉप होता, यदि कार रुका हुआ होता तो कार उस बाइक को ठोकर नहीं मारता। लेकिन कार में गति की वजह से, कार में गति की वजह से कार जो है उस बाइक को ठोकर मारने का काम किया। तो कार ने ठोकर मारने का काम तो किया, लेकिन किसकी वजह से? गति की वजह से। अगर कार में गति नहीं होती
तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता, तो वह कोई काम नहीं करता। लेकिन कार में गति की वजह से उस कार में गतिज ऊर्जा आ गई, और गतिज ऊर्जा के कारण ही कार में ठोकर मारने का काम आया। तो कहने का मतलब है, एक यहाँ पे लॉजिक समझ में आती है कि किसी वस्तु में गति के कारण, किसी वस्तु में मोशन के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो आइए इसे हम लोग सुंदर लाइन में लिखने का प्रयास करते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे गतिज ऊर्जा। ओके, अच्छा। अब गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, उसे हम लोग यहां पर निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। बेटा इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। ओके, चलिए। गतिज ऊर्जा का व्यंजक, ठीक है, ये हमें प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए, हमें जो है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, इसे आज हम लोग यहां पर निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए भैया, मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, ये ओके, यह कोई एक वस्तु है। ये शुरुआत में यह वस्तु विरामावस्था में है, u बराबर 0। प्रारंभ में यह वस्तु रुकी है, स्टॉप है। जब वस्तु यहां पे रुकी है तो इस वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 होगा। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वहां पर उस वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 होता है। ठीक है ना। तो यहां पर शुरुआत में, प्रारंभ में यह वस्तु विरामावस्था में है, जिस कारण इस वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है। ये आपका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने इस पर एक बल आरोपित कर दिया। हमने इस पर एक बल F लगा दिया। जैसे ही हमने इस वस्तु पर बल आरोपित किया, ये वस्तु तुरंत गति की अवस्था में आ गई। यह वस्तु तुरंत गति करने लगी। ओके, अच्छा, यह वस्तु जो है गति करते हुए यस दूरी या यस विस्थापन तय की। तो जब हमने इस वस्तु पर F बल आरोपित किया तो अब इस वस्तु का वेग v हो जाता है, v। तो इस v को हम लोग कहेंगे अंतिम वेग। देखिए, शुरुआत में, शुरू में, प्रारंभ में इस वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 था। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में यह वस्तु विरामावस्था में थी। जैसे ही हमने इस वस्तु पर F बल आरोपित किया तो अब इसका वेग 0 से बढ़ करके स्मॉल v हो गया। तो स्मॉल v जो हो गया, इसी को हम लोग कहेंगे अंतिम वेग। यह आपका अंतिम वेग हो, अंतिम वेग। ओके, प्रारंभ में यह वस्तु विरामावस्था में थी,
जिसके कारण इस वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य था। जैसे ही हमने इस वस्तु पर F बल आरोपित किया, अब इसका वेग शून्य से बढ़ करके स्मॉल v हो गया। तो इसी स्मॉल v को हम लोग कहेंगे अंतिम वेग। ठीक है ना। अच्छा, आइए एक चीज, जब हमने इस वस्तु पर बल आरोपित किया तो इस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो गया, त्वरण A। जब हमने इस वस्तु पर F बल आरोपित किया तो F बल आरोपित होने की वजह से इस वस्तु में त्वरण A उत्पन्न हो गया। ठीक है ना, जो कि नियत है। अच्छा, ये आपका बल नियत है। नियत का मतलब मान लीजिए कि 5 न्यूटन का बल है, नियत बल, और नियत आपका ये क्या है, त्वरण है। जब हमने इस वस्तु पर नियत बल आरोपित किया, फिक्स बल आरोपित किया, मान लीजिए कि हमने इस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित किया। जैसे ही हमने इस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित किया तो इस वस्तु का वेग 0 से बढ़ करके स्मॉल v हो गया। अब इस स्मॉल v को हम लोग कहेंगे अंतिम वेग, जिसके कारण इस वस्तु में उत्पन्न त्वरण स्मॉल a आ गया, जो कि नियत है। ठीक है ना, ये आपका हो गया। चलिए, अब हम लोग गति के तृतीय समीकरण से, यहां पर हम लोग गति के तृतीय समीकरण से यहां पर इसका जो है, ठीक है ना, कैलकुलेशन करेंगे। आइए देखा जाए। तो हम लोग जानते हैं गति के तृतीय समीकरण से होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ठीक है ना। अच्छा, यह आपका गति का तृतीय समीकरण है। चलिए भैया, ये स्मॉल v स्क्वायर आपका, यहां पर u का मान क्या है, 0 है, शून्य है। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में वस्तु विरामावस्था में थी, जिसके कारण इस वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य है। ओके, 2as। चलिए भैया, अब हम इसको यहां से पकड़ेंगे और ऐसे घुमा देंगे तो ये यहां पे, ये यहां पे चला जाएगा, हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम चाहते हैं कि यह दो जो है बराबर के दाएं तरफ चला जाए। तो यहां पर 2 गुणक है, जब यहां जाएगा तो यह बटे में हो जाएगा 1/2 v स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, अब हम चाहते हैं कि इस समीकरण के दोनों पक्षों में m से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए, किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर उस समीकरण के मान में कोई अंतर नहीं आता, उस समीकरण के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए भैया, अब हम लोग यहां पर दोनों पक्षों में लिखेंगे इस समीकरण के दोनों पक्षों में स्मॉल m से गुणा करने पर, तो करिए भैया, ये आपका हो जाएगाmas बराबर 1/2 mv स्क्वायर। हो गया। अच्छा, यदि आप ध्यान दें, m इंटू a ये जो है बल है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है m इंटू ए। तो जहां पे m इंटू ए है, हम m इंटू ए के स्थान पे F लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? लिख दीजिए भैया, ये आपका हो जाएगा यहां पर F इंटू एस बराबर 1/2 mv स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए, अब देखा जाए यहां पर, यदि आप ध्यान दें कि ये बल है, ये विस्थापन है। हमने पढ़ा था
कि बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो हम इसके स्थान पर अब लिख सकते हैं W बराबर 1/2 mv²। हमने आपको बताया था कि जब हम किसी वस्तु में कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य मतलब उस कार्य को होने के लिए ऊर्जा खर्च होती है। खर्च ऊर्जा कार्य के बराबर होता है। यह कार्य है और इस काम को करने के लिए इतना ऊर्जा खर्च हुआ है, तो किया गया कार्य खर्च ऊर्जा के बराबर होता है। तो अब यह कार्य जो है ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि जब किसी काम को किया जाता है तो उस काम को करने के लिए ऊर्जा खर्च की जाती है। जब तक ऊर्जा खर्च नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। तो किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा खर्च होती है, तो खर्च ऊर्जा बराबर हो जाता है किया गया कार्य। तो किया गया कार्य इस खर्च ऊर्जा के बराबर है, तो इस कार्य को हम लोग ऊर्जा के बराबर लिख सकते हैं। तो आपका लिखेंगे यहां पर, चूंकि खर्च ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, तो अब आपका ये हो गया ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ठीक है ना, यही आपका हो गया गतिज ऊर्जा। इसी को हम लोग कहेंगे गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा को कैसे लिखते हैं? क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा का अंग्रेजी होता है काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग गतिज ऊर्जा को कैसे लिखेंगे? तो के बराबर आपका हो जाएगा 1/2 mv²। ये आपका आ गया, यही आपका गतिज ऊर्जा का समीकरण मतलब सूत्र है। यही आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। कोई दिक्कत? तो ये आपका डेरिवेशन हो गया। ठीक है ना, तो आप जो है इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, लगा लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है ना, तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम पढ़ेंगे।